गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्रेब्स चक्र के बारे में पढ़ा था। काफ़ी जटिल टॉपिक था। आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज इस पाठ में हम जो छोटा सा रह गया था उसके बारे में बताते हैं कि श्वसन में एटीपी का क्या महत्व है। ये जो एटीपी बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब 3 होता है बच्चों, मोनो का मतलब 1, मैं लिख देता हूं। मोनो का मतलब रसायन विज्ञान में 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है और ट्राई का मतलब 3 होता है। टेट्रा या फिर क्वाड भी कहते हैं, इन दोनों का मतलब 4 होता है। पेंटा मतलब 5 होता है। हेक्सा 6 होता है। हेप्टा 7। इस तरीके से ये रसायन विज्ञान की गिनतियां हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। श्वसन में आप जानते हैं कि एटीपी का निर्माण होता है मुख्य रूप से। एटीपी क्या है मैंने पहले बताया था। एटीपी ऊर्जा के सिक्के हैं, इनमें ऊर्जा होती है। एटीपी हमें ऊर्जा देता है जो हमारे शारीरिक और मानसिक कार्यों को करने के काम आती है। एटीपी टूट जाता है जनरली एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, एक फॉस्फेट आयन निकल जाता है। एडीपी भी एएमपी में टूट जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, एक फॉस्फेट आयन। ये जो फॉस्फेट आयन जो होता है जो जुड़ा रहता है, जब इसका बंध टूटता है तो बंध के टूटने में ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार एटीपी से एडीपी और एडीपी से एएमपी बनता है। श्वसन में हमें लास्ट में यही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, जैसा कि मैं कल भी वर्णन कर रहा था कि अब हम परिवहन तथा रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा पौधों के परिवहन तंत्र के बारे में कि पौधों में पत्तियों में जो भोजन बनता है वो सारे पौधे में कैसे फैलता है और जड़ों से जो पानी या अन्य खनिज पदार्थ आते हैं वो किस प्रकार पूरे पौधे में फैल जाते हैं। तो पौधे में 2 परिवहन ऊतक होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी संवहन होता है। शरीर के सभी भागों में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों की, जरूरी पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये सारे कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो जाते हैं किसके द्वारा, हमारा जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है जिसे हम क्या कहते हैं, रुधिर ये हमारा परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र के प्रकार, परिसंचरण तंत्र देखा जाए तो मुख्य रूप से जंतुओं में 3 प्रकार का होता है। जल परिवहन तंत्र, कहीं कहीं कुछ जीवों में रुधिर नहीं होता, जल के द्वारा ही परिसंचरण तंत्र बना लिया जाता है। जैसे सितारा मछली, स्पंज, हाइड्रा, इनमें जल परिवहन तंत्र होता है। रुधिर परिवहन तंत्र केंचुए में, कीट में, मनुष्य में, ये जितने भी विकसित जंतु होते हैं ज्यादातर उनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र ही होता है। इसके बाद लसिका परिवहन तंत्र। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि जो हमारा रुधिर होता है, जो हमारा खून है, वो कोशिकाओं में बहता है। ये कोशिकाएं छन्नी के समान होती हैं, इनसे रुधिर छनता रहता है। रुधिर कणिकाएं बड़ी होती हैं जो उन छोटे छोटे छिद्रों से नहीं निकल पाती, तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो बाहर निकलता रहता है। पूरे शरीर में ऐसा ही है और फैला हुआ है। तो ये भी एक परिवहन तंत्र बनाता है जिसे हम लसिका कहते हैं। वो जो द्रव कोशिकाओं से बाहर आता रहता है, जो द्रव रुधिर का जो द्रव रुधिर कोशिकाओं से बाहर निकलता रहता है छन छन के, उसे हम लसिका कहते हैं। तो लसिका होता क्या है, छना हुआ रुधिर होता है। तो ये भी हमारे शरीर में एक परिसंचरण तंत्र की भांति ही कार्य करता है। इसके द्वारा भी हम बहुत सारी चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करते हैं। तो आइए मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं।
मनुष्य का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है ये बंद है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। बंद का मतलब इस तरीके से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर वापस वहीं आ रहा है। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र है। और मनुष्य में दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र है। दोहरा मतलब साफ खून के लिए अलग है और गंदे खून के लिए अलग। रुधिर जाने के लिए अलग है और लाने के लिए अलग है। तो दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। कई बार पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र है, तो आप बताएंगे मनुष्य में बंद व दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र है। बच्चों, ये जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है इसमें मुख्यतः 3 भाग हैं। एक तो हृदय, दिल, हार्ट, और दूसरा रुधिर, खून, ब्लड, रक्त, और तीसरा है रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स। तो अब हम इस परिसंचरण तंत्र के इन मुख्य अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रुधिर। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक वो होते हैं जो विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं। तो ये भी विभिन्न अंगों को जोड़ रहा है, एक अंग को दूसरे अंग तक बह के जाता है, ठीक है। जिस प्रकार सड़क हमारी एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती है, इसी प्रकार रुधिर वाहिनियां रुधिर जो है उन्हें आपस में जोड़ता है। तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतकों के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। रुधिर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा रुधिर का 55% होता है और रुधिर कणिकाएं 45%। इसके बाद रुधिर कणिकाएं जानने से पहले प्लाज्मा को जानिए। प्लाज्मा में 90% तो जल होता है और 10% इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक घुले होते हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट। लाल रुधिर कणिकाएं आप उनके बारे में बेहतर जानते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों होती हैं और इनका मुख्य रूप से कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। इनमें हीमोग्लोबिन होता है, उसी कारण ये लाल होती हैं और ये ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये हमारी रोगों से रक्षा करती हैं, ठीक है। जो बाहरी सूक्ष्म जीव आते हैं उन्हें खा जाती हैं, उनका भक्षण कर जाती हैं, मृत कोशिकाओं का भी भक्षण कर जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर पूछ लिया जाए तो RBC लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। याद रखेंगे कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और WBC श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में। अच्छा, प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? ये रुधिर का थक्का जमाने में हमारी मदद करती हैं। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो चोट लगने के स्थान से रक्त बहता है, तो कुछ समय बाद चोट के स्थान पर रुधिर गाढ़ा हो जाता है, जिसे रुधिर का थक्का बनना हम कहते हैं। फिर रुधिर निकलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आपने जाना कि इन तीनों के कार्य क्या हैं। आदमी में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है और औरत में, महिला में 4 से 5 लीटर आपका रुधिर होता है। रुधिर का मुख्य कार्य आप समझ गए हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और शरीर के जहाँ जहाँ भोजन का दहन होना है कोशिकाओं में वहाँ पहुँचा देता है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है रुधिर के कार्य, विभिन्न पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन, भोजन और अन्य आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। सभी आवश्यक पदार्थ हमें किससे मिलते हैं? भोजन से। भोजन हम खाते हैं, उसका पाचन होता है छोटी आंत में, वहीं उसका स्वांगीकरण भी होता है, मतलब उस रूप में बदलता है जिस रूप में कोशिकाओं को उसकी आवश्यकता है। फिर वहाँ छोटी आंत में ये रुधिर में घुल जाता है, पचा हुआ भोजन, स्वांगीकृत भोजन। फिर वहाँ से ये पूरे शरीर के अंगों में रुधिर की सहायता से फैल जाता है। फेफड़ों से रुधिर ऑक्सीजन लेकर जाता है, पूरे शरीर में फैला देता है। तो रुधिर एक परिवहन का कार्य करता है। रोगों से बचाव, तो रोगों से बचाव के लिए मैंने बताया श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो ये जीवाणुओं का भक्षण कर जाती है, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। इसके बाद आता है शरीर की सफाई। देखिए, जो हमने भोजन खाया वो कोशिकाओं में पहुंचा, उसका दहन हुआ। दहन करने के बाद जो
अनावश्यक पदार्थ होते हैं वो रुधिर में घुलकर वापस मलाशय में पहुंच जाते हैं, या फिर जो आपकी किडनी है, वृक्क है, रुधिर वहाँ उन्हें ले जाता है और वहाँ वो रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। शरीर का ताप, रुधिर हमारे शरीर का ताप भी नियंत्रित करता है क्योंकि एक तरल पदार्थ है, ठीक है। इसमें 90% जल भी उपस्थित है। जब शरीर में ऊष्मा निकलती है भोजन के दौरान, तो कुछ ऊष्मा को लेता भी है और शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, उसे बढ़ने या घटने नहीं देता इतनी आसानी से। इसके बाद चोट का उपचार। चोटें लग जाती हैं, आप जानते हैं वहाँ पर रुधिर चोटों तक पहुँचता है। जो भी चोट को ठीक होने के लिए सामग्री है वो रुधिर लेकर जाता है उस स्थान पर जहाँ चोट लगी होती है। तो इस प्रकार चोट के उपचार के लिए भी रुधिर बहुत जरूरी है, तभी आवश्यक पदार्थ उस जगह पहुँच पाएंगे। इसके बाद थक्का बनना। रुधिर में प्रोथ्रोम्बिन नामक एक प्रोटीन होता है जो रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको रुधिर के कुछ कार्य बताए, रुधिर की संरचना बताई, इन सबको हमें अच्छे से याद कर लेना है और 9th क्लास की किताब से इनके बारे में चाहो तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। आपके पास 9th क्लास की साइंस की किताब जरूर हो। अब बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको हृदय के बारे में। वैसे तो इस अंग के बारे में मैं आपको कक्षा 9 में पढ़ा चुका हूँ। हृदय एक प्रकार का पंप है, मोटर। आप लोगों के घरों में पानी की मोटर लगी होती है, क्या करती है? पानी को धकेलती है पाइप में। उसी प्रकार हमारे शरीर की जो मोटर है वो हृदय है। हमारा हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है। इसमें दो क्रिया होती हैं, शिथिलन यानी सिकुड़ना और फैलना यानी संकुचन यानी सिकुड़ना, अनुशिथिलन, फैलना। दो क्रिया इसके अंदर होती हैं। जब ये इसका संकुचन होता है, जब ये छोटा होता है, बिछ जाता है, तो रक्त को धकेलता है पूरे शरीर में। और जब इसका अनुशीतलन होता है यानी फैलता है, तो रुधिर इसके अंदर भर जाता है। तो आपका जो हृदय है ये हमारे शरीर का वैसे बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जीवन भर ये कार्य करता है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। जानते हैं आप, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो एक अलग प्रकार की हैं बिल्कुल, और ये बिना रुके बिना थके जीवन भर आपके लिए कार्य करता रहता है। रुधिर पंप करता रहता है ब्लड में, और इसकी गति भी हम लोग जानते हैं, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। अनुशीतलन और संकुचन जो होता है 1 मिनट में 72 बार। और आप जानते होंगे कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो नॉर्मल बैठा हुआ है, उसका 1 मिनट में 72 बार होता है, और जो काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उनका ज़्यादा होता है, 72 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसे ऊर्जा की जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ेगी, तो जल्दी जल्दी भोजन उसको आवश्यकता होगी। रुधिर दाब भी हमें पता होना चाहिए। ये रुधिर दाब जो होता है 120 mm पारे से 80 mm पारा होता है। 120 mm यानी हाई ब्लड प्रेशर, 80 mm लो ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब आप जानते हैं, स्वस्थ मनुष्य का जो उच्च रक्तदाब है 120 mm 120 मिलीमीटर पारा, और जो निम्न रक्तदाब है वो है 80 मिलीमीटर पारा। तो इस दाब के विरुद्ध रुधिर बहाया जाता है और हमारा हृदय कार्य करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रुधिर वाहिनियाँ। तो रुधिर किस प्रकार धकेला जाता है शरीर में, वो कार्य करता है हमारा हृदय। अब आती हैं रुधिर वाहिनियाँ जिनमें रुधिर बहता है। ये मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं, धमनी और शिरा। धमनी जो होती है उनमें शुद्ध रक्त बहता है, और शिरा जो होती है उनमें मुख्य रूप से अशुद्ध रक्त बहता है। इन दोनों में मैंने कुछ अंतर बनाए हैं, इन्हें आप देख सकते हो। जैसे धमनी क्या करती है, हृदय से रुधिर को पूरे अंगों में फैलाती है। तो हृदय से पूरे शरीर के अंगों में जाएगा तो शुद्ध रुधिर जाएगा। अच्छा, जो शिर धमनियाँ होती हैं उनके नाम है, कई प्रकार की धमनियाँ हैं। तो जो पल्मोनरी धमनी है उसमें सिर्फ
अशुद्ध रक्त बहता है पल्मोनरी धमनी में। बाकी जितनी भी धमनियां हैं उन सब में शुद्ध रक्त बहता है। शिरा की बात करें तो इसमें अंगों से रक्त वापस आता है हृदय में, हृदय से फेफड़ों में चला जाता है शुद्ध होने के लिए। तो इनमें जनरली अशुद्ध रक्त बहता है शिराओं में, लेकिन जो पल्मोनरी शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सब में अशुद्ध रक्त बहता है, पता होना चाहिए। इसके बाद धमनियों में रुधिर की जो गति होती है वो थोड़ी तेज होती है, ठीक है, और शिरा में जो गति है वो धीमी होती है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, रुधिर को रोकने के लिए कोई कपाट नहीं है, जबकि शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, क्योंकि गंदा खून जो है वापस नहीं जाना चाहिए, उसकी दिशा बिल्कुल एक जैसी रहनी चाहिए। इसके बाद ये जो धमनियाँ होती है, रुधिर वाहिनी जो है ये थोड़ी पतली होती है। क्यों पतली होती है? क्योंकि इनकी दीवार मोटी होती है, गुहा इनकी पतली है, इनका पाइप अंदर से संकरा है, लेकिन उसका जो आवरण है बाहर वाला वो मोटा है, क्योंकि आप जानते हैं इनमें दाब ज़्यादा रहता है और इस दाब को सहन करने के लिए इनकी जो दीवार है मोटी होती है, ताकि आसानी से फटे ना, कटे ना, और इनमें से शुद्ध रक्त जो बहुत काम का होता है शरीर के लिए वो बाहर ना निकले। शिरा जो होती है इनकी गुहा चौड़ी होती है, लेकिन दीवार पतली होती है, क्योंकि इनमें रुधिर का दाब बहुत कम होता है। और एक बात और मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, जो शिराएं होती हैं वो शरीर के ऊपर होती हैं। आपने देखा होगा कुछ शिराएं, जो लोग बहुत गोरे होते हैं उनकी जो नसें दिखाई देती हैं वो लगभग हरी नीले रंग की दिखाई देती हैं, तो इसी कारण दिखाई देती है क्योंकि वो उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, रुधिर बहता है। और नीचे की तरफ होती हैं आपकी धमनियाँ, जो चोट से बहुत दूर रहती हैं, उनमें शुद्ध रक्त बहता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने धमनी और शिरा के बारे में जाना, जो कि रुधिर वाहिनियाँ हैं। हृदय भी आपने जाना, ये आपके पंप की तरह भांति कार्य करता है, पूरे शरीर में रुधिर को फैलाता है। तो इस प्रकार पूरे शरीर में रुधिर दौड़ता है और भोजन, ऑक्सीजन और आवश्यक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, तथा दहन के बाद जो उत्पाद होते हैं जिनमें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है वहाँ से उन्हें लाता है। वृक्क के द्वारा रुधिर शुद्ध हो जाता है और जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो वृक्क उन्हें अलग कर देता है, जो हमारी किडनी होती है, और वो मल के द्वारा या फिर पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको रुधिर के बारे में कुछ बातें बताई। रुधिर एक परिसंचरण तंत्र है। दूसरा परिसंचरण तंत्र आपका है जो मैंने बताया था, वो है, क्या बताया था मैंने आपको? दूसरा याद करिए, दूसरा मैंने आपको बताया था बच्चों लसिका। लसिका का भी एक पूरा जाल सा हमारे शरीर में फैला हुआ है। लसिका क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। लसिका रुधिर वाहिनियों से जो रुधिर छन जाता है, जो बाहर निकल जाता है, उसी का बना होता है। तो मैं लसिका के बारे में आपको कल पढ़ाऊँगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ध्यान से पढ़िए वीडियोस को, बार बार देखिए और अपने समय का सदुपयोग करते रहिए। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। गुड बाय एंड थैंक यू।